तो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज है कि आज हम लोग नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आप सभी का ये नया वर्ष बहुत ही मंगलमय हो। आप लोगों ने जो जो चीजें सोची हैं अपने लाइफ में करने के लिए, वो सारी चीजें आप लोग अचीव करें। जैसा भी लास्ट 2 साल गए हैं कोरोना के पेंडेमिक की वजह से, जो भी चीजें फेस की हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे वो चीजें ज्यादा ना फेस करनी पड़े और सब लोग अपने गोल को अचीव कर पाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर वर्ष जब नया वर्ष आता है, हम लोग अपने मन में कुछ चीजें सोचते हैं, कुछ रिजोल्यूशंस लेते हैं कि हाँ, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है। तो जो भी चीजें होती हैं, जो भी प्लान हम लोग अपने माइंड में बनाते हैं कि इतने समय में ये करना है, इतने समय में ये करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है दोस्तों कि हम लोग उस प्लान को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्योंकि जैसा हम लोग इम्प्लीमेंटेशन रखेंगे, वैसा ही हमें फीडबैक मिलेगा। जिस प्रकार सरकार कोई एक योजना बनाती है, उसके लिए सरकार जिस तरह उसको इम्प्लीमेंट करती है निचले स्तर पे, उसका एक फीडबैक मिलता है, हमको वो रिजल्ट देखने को मिलता है। उसी तरह हम लोग भी अपना जो भी प्लान बनाए, उसको एक सही दिशा में ले जाकर के उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उस प्लान को अचीव करने के लिए हम लोग एक कंसिस्टेंस रहें, और साथ में उस कंसिस्टेंसी के साथ हम लोग उसमें पेशेंस रखें। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए पेशेंस। हम लोग धैर्य नहीं रखते हैं, एक बार फेलियर देखते हैं और उसके बाद वहां से हट जाते हैं और लगता है कि हम ये बहुत ही कठिन काम है, हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। ये केवल एक जॉब पाने के लिए ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर एक चीज के लिए। जैसा कि चाहे वो यूट्यूब, किसी यूट्यूब क्रिएटर के लिए हो या फिर कोई बिजनेसमैन के लिए हो, XYZ किसी भी फील्ड का इंसान हो, वो पेशेंस सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हमें पेशेंस रखना और लगातार उस काम में निरंतर रहना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अपने प्लान को, अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे लगा कि आप लोगों से कहना चाहिए, कुछ बताना चाहिए। आप लोग सब जानते ही हैं। चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमान और स्वागत करते हैं आपका जीएस ड्रामा में। दोस्तों, हम लोग लास्ट की क्लास में देख रहे थे स्वतंत्रता के अधिकारों को, जहां पे हमने अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। एक एक करके जाना था कि अनुच्छेद 19 में क्या है और अनुच्छेद 20 में क्या है। अनुच्छेद 20 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 19 भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहां हमने 19 के अंतर्गत 6 अधिकारों को देखा था, उन सारे अधिकारों के बारे में एक करके जाना था। उसी प्रकार अनुच्छेद 20 में हमने देखा था कि किस प्रकार हमारे ऊपर पुलिस एक दांडी कार्रवाई नहीं कर सकती है अपने मनमाने ढंग से, और हमने किस देखा था कि किस तरह हम लोग को गिरफ्तारी से बच सकते हैं। वो सारी चीजों हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग देखने वाले हैं अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 भी और अनुच्छेद 22 भी। देखिए, अनुच्छेद 21 क्या कहता है दोस्तों। यहाँ पे अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। नाम से समझ गए होंगे, यानी कि जीवन का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि आपके जीवन के अधिकार की बात की जा रही है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये ऐसा टॉपिक है कि यहां हम लोग स्टार्टिंग करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये एक ऐसा अनुच्छेद है जिसने रियल में, यानी कि वास्तविकता में, भारतीय संविधान को एक सही मायने का एक संविधान बनाने के लिए प्रयास किया है। कैसे? जब ये संविधान बना था, वहां पे इससे रिलेटेड कुछ चीजें जोड़ी गई थी, लेकिन समय के अनुसार जैसे जैसे यहाँ पे लोगों के अवेयरनेस बढ़ती गई, लोगों की मांग बढ़ती गई, लोग ये समझ में आने लगा कि डिग्निटी ऑफ लाइफ के लिए क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं। उसके लिए समय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें कानून के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया। फिर संसद के माध्यम से कुछ बहसें हुई और कुछ नए कानून जुड़ते गए, जो कि एक अच्छी लाइफ के लिए महत्वपूर्ण हो गया था। और यही एक ऐसा अनुच्छेद है जहां पे देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के स्तर पे और आपके कार्यपालिका के स्तर पे काफी डिस्प्यूट भी देखने को मिले। और इस आपके अनुच्छेद के माध्यम से हम लोग एक अच्छी लाइफ को भी देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या राइट दिए गए हैं एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो दोस्तों, ये सबसे पहला हम लोग मामला देखेंगे, गोपालन मामला आपका 1950 का। ये मामला क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कई सारे आप लोग को वाद देखने को मिलेंगे जो कि इस अनुच्छेद के लिए महत्वपूर्ण है। गोपालन मामले में 1950 में कहा गया कि आपका जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ये एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत केवल विधानमंडल होगा, यानी कि आपके कानून के अनुसार ही उसको रोका जा सकता है। मतलब क्या हुआ, इसमें कहा गया कि अगर आपके जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीवन जीने का जो अधिकार है, अगर इसको कोई रोक सकता है, तो जो भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, अर्थात ब्रिटेन, जब हमने अनुच्छेद 14 को देखा था, तो वहां पे हमने बात की थी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की विधिवत प्रक्रिया के बारे में। वहां पे ब्रिटेन से हम लोगों ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को देखा था कि यहाँ पे विधानमंडल कोई भी कानून बनाता है, तो उसके अनुसार अगर किसी चीज को लेकर के, किसी सजा के प्रावधान को लेकर के अगर मृत्युदंड का एक यहाँ पे कानून बनाया जाता है, तो यहाँ पे विधानमंडल द्वारा जो भी कानून बनाया गया होगा उसके अनुसार ही यहाँ पे
राइट होगा कि जीवन के अधिकार को समाप्त किया जाए। ये बात यहाँ पे गोपालन मामले 1950 में कही गई और ये थोड़ा एक संकीर्ण भी मामला था। संकीर्ण का मतलब ये कि इसको विस्तार रूप से इस प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को नहीं लिखा गया था। यहाँ पे केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात कर दी गई थी कि अगर कोई कानून बना दिया जाता है तो वो कानून क्या संवैधानिक है या नहीं है, इस बारे में चर्चा नहीं होगी। वो चाहे जैसा भी कानून, अगर उसमें यहाँ पे जो आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीनने की बात कही गई है तो वो इंप्लीमेंट भी की जाएगी, वो लागू भी की जाएगी। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि नहीं, ये चीज गलत है, ये हमने बहुत ही संकीर्ण रूप से इस प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को देखा है। और आगे फिर हम लोग देखते हैं मेनका गांधी मामला 1978। ये हम लोग क्या देखते हैं, इस वक्त आप लोग को पता है इमरजेंसी का दौर 2 साल चलता है। 77 का टाइम हम लोग देखते हैं, इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लागू की थी और उसके बाद देखा गया कि बड़े स्तर पे यहाँ पे लोगों के जीवन के अधिकार को छीना गया। ऐसे में 1978 में मेनका गांधी मामला आता है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये बात कहती है कि केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत ही यहाँ पे विधानमंडल का राइट नहीं होगा कि वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीने। यहाँ पे विधिवत प्रक्रिया यानी कि जो अमेरिका के द्वारा जो कानून लिया गया है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत भारत में, विधि की विधिवत प्रक्रिया के अंतर्गत यहाँ पे अगर कोई कानून बनाया जाता है विधानमंडल के द्वारा, वहां पे सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि वो संवैधानिक है कि असंवैधानिक है। अगर असंवैधानिक है यानी कि जो आपके जीवन जीने का अधिकार है, इसको अगर ये संकीर्ण रूप से है, यानी कि यहाँ पे तो बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे यहाँ शिक्षा का भी अधिकार महत्वपूर्ण है जीवन जीने के लिए, यहाँ पे स्वास्थ्य का भी अधिकार जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सारे अधिकार क्या यहाँ पे किसी भी अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे विधि की जो विधिवत प्रक्रिया है इसके तहत यहाँ पे देखा जाएगा, ना कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत कोई कानून को देखा जाएगा। यानी कि अगर विधानमंडल ने कोई कानून बनाया है और ये बात लगती है कि ये जो कानून है ये कहीं ना कहीं लोगों के डिग्निटी ऑफ लाइफ के लिए यानी कि एक अच्छे जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उसको एक संकीर्ण रूप से देख रहे हैं, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड कानून बनाए जाएंगे। इसको केवल एक छोटी मानसिकता या छोटे एक आपके आवरण के रूप में नहीं देखा जाएगा। और इसके तहत ही हम लोग देखते हैं कि कई सारे एक एक करके यहाँ पे भारतीय संविधान में कई सारे कानून को लाया जाता है और जो चीज आज तक लागू है और आने वाले समय में जैसे जैसे राजनीतिक लोगों के मन में जागरूकता आती जाएगी वैसे वैसे और भी चीजें इसमें जुड़ती जाएंगी, क्योंकि हम लोग समय के साथ बदलते रहते हैं। हम लोग को सही पता चलता है कि हमारे अच्छे जीवन जीने के लिए क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। अब हम लोग इसके क्रम में देखेंगे कि जो आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है इनमें क्या क्या चीजें ली गई हैं। ऐसे तो लगभग 32-33 चीजों को अब तो जोड़ा जा चुका है, लेकिन हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कानूनों को देखेंगे जो कि इस प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जोड़ा गया है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्वच्छ पर्यावरण की बात करते हैं कि यहाँ पे आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण क्या है, स्वच्छ पर्यावरण। अगर आप किसी ऐसे परिवेश में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रदूषण है और साथ में देखते हैं कि यहाँ पे नगर पालिका भी अपने सही ढंग से काम नहीं कर रही है, तो आपके एक अच्छे जीवन जीने के लिए आपको सही ढंग से सही दिशा में नहीं ले जाएगा। इसलिए यहाँ पे बनाया गया कि अच्छा जीवन यानी कि एक जीवन के अधिकार के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण को रखा गया और इसके तहत हमने देखा एनजीटी का गठन किया जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में। ये महत्वपूर्ण है, कई बार ये वनडे एग्जाम में पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया कि एनजीटी अधिनियम कब का है, तो 2010 का है। तो स्वच्छ पर्यावरण हमारे जीवन जीने के अधिकार के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं निजता का अधिकार, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये इस वक्त काफी चर्चा में भी रहता है, हम लोग देखते रहते हैं। निजता का अधिकार आपके प्राइवेसी से रिलेटेड है और निजता के अधिकार में आपका जो एक सबसे महत्वपूर्ण केस है 2017 का, वो केस पुट्टास्वामी केस है। इसको याद रखिएगा, केएस पुट्टास्वामी केस। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, उसके पूछने के चांसेस भी रहते हैं क्योंकि ये टॉपिक काफी ज्यादा हाईलाइट रहता है। पुट्टास्वामी कब का है, ये 2017 का है। इसके तहत आपको बताया गया जो निजता का अधिकार है ये आपके जीवन जीने के अधिकार यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया है और ये अभी हाल ही में आपके पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम में पूछा भी गया है। फिर अभी हम लोग आगे देखते हैं स्वास्थ्य का अधिकार। जैसे कि इस वक्त कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत की जो सरकार है वो लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य प्रोवाइड करवा सके। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं भी चलाई जाती हैं, जैसे आयुष्मान योजना चल रही थी जहां पे सरकार उनको 5 लाख तक का निःशुल्क चिकित्सक आपका प्लान लेकर के आई थी। तो ये आपके स्वास्थ्य के अधिकार से रिलेटेड है जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया है। फिर आगे हम लोग देखते हैं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, जिसके बारे में हम लोग अभी अनुच्छेद 21 के काम में चर्चा भी करेंगे विस्तार से कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किस वर्ष इसको लाया गया था, इसको कहां कहां पे रखा गया है, क्या इसको मौलिक अधिकार के अलावा भी कहीं पे रखा गया है, तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद निःशुल्क कानूनी सहायता, जिसको हम लोग
आपके नीति निषेध तत्वों में भी रखा गया है, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब लोग नीति निषेध तत्वों में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं कि आपको निःशुल्क कानूनी सहायता भी दी जाएगी, ये आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया है। फिर उसके बाद विदेश यात्रा करने का अधिकार है कि आप विदेश भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, इसके लिए क्योंकि ये आपके अच्छे जीवन शैली के लिए के तहत रखा गया है कि ये आपके जीवन के जीने के अधिकार के लिए महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें, उसी में विदेश यात्रा का भी अधिकार है। और एक महत्वपूर्ण मामला है महिला कर्मियों के यौन उत्पीड़न, यानी कि कोई महिला कर्मी है वो अपने ऑफिस में है, यानी कि अपने विभाग में कहीं पे भी काम कर रही है और उसके साथ अगर यौन उत्पीड़न होता है तो वो उसके जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन होगा। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण केस था विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। इसको याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि अब एग्जाम में केवल आपके मामले यानी कि आर्टिकल ही नहीं पूछे जाएंगे, उसके थोड़ा डीप भी जाने की जरूरत है कि कौन कौन से बात थे, कौन कौन से मामले थे। तो हमने यहाँ पे आपके गोपालन मामला देखा, हमने मेनका गांधी मामला देखा, हमने केएस पुट्टास्वामी, हमने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान देखा, और साथ हमने इस पूरे विस्तृत चर्चा की कि जो आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ये क्या कहता है। अभी इसकी लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें हमने आपको महत्वपूर्ण चीजें ली है, और इसकी जो सारी लिस्ट है आपके 33 के 33 जो भी आर्टिकल रखे गए हैं इसके अंतर्गत जो भी भाग रखे गए हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर अपने कमेंट में प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि आपका जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ये भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों के लिए ये आपका शामिल किया गया है, दोनों को ये उपलब्ध कराया गया है। तो ये था अभी हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 21 के बारे में। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 21 का के बारे में। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षा के अधिकार की। शिक्षा के अधिकार को आपके अनुच्छेद 21 के का के अंतर्गत रखा गया है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो शिक्षा का अधिकार है इसको किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, जिसको 21 के का के अंतर्गत रखा गया है। देखिए ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है शिक्षा ही है जो कि आपके विकास का एक आधार होता है। और अगर हम लोग एक बच्चे को जो, क्योंकि इसके अंतर्गत आपके 6 से 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, और यहाँ पे हम लोग एक अच्छी शिक्षा दे दें तो वो आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बाकी ये किस स्तर पे इम्प्लीमेंट की जा रही है वो आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे शिक्षा के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि कौन सा संविधान का संशोधन था। तो 86वां संविधान संशोधन था 2002, इसके तहत शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था की गई, और 2009 में आपका अधिनियम बनाया गया, और यहाँ पे 21 के का को जोड़ा गया, यानी कि एक आर्टिकल जोड़ा गया कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया जाएगा, उनके लिए शिक्षा अनिवार्य है और वो निःशुल्क दी जाएगी सरकार के द्वारा, जिसको हम लोग राइट टू एजुकेशन का एक्ट कहते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये संविधान संशोधन, आपको याद रखना है, और अधिनियम कब का है ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज, क्या जो आपका शिक्षा का अधिकार है केवल इसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है? तो नहीं, इसको आपके मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भी रखा गया है, और साथ में आपका राज्य के नीति से तत्वों के अंतर्गत भी रखा गया है। अगर हम लोग राज्य के नीति से तत्वों के अंतर्गत बात करें तो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत इसको रखा गया है, जिसके बारे में हम लोग आगे जब लोग पढ़ेंगे नीति से तत्व तब वहां पे इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ में इसको रखा गया है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। अब ये क्या कर्तव्य है? यहाँ पे केवल कर्तव्य यहाँ पे राज्य का ही नहीं बल्कि दायित्व यहाँ पे उस बच्चे के गार्जियन का भी होगा कि वो उस बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाए, यानी कि उसको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाने के लिए उसको वहां पे स्कूल में ले जाए। ये बात कर्तव्य के अंतर्गत रखी गई है, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत रखी गई है। तो याद रखिएगा ये एक ऐसा अनुच्छेद है, ये एक ऐसा पॉइंट है संविधान का कि शिक्षा के अधिकार को न केवल मौलिक अधिकार के अंतर्गत बल्कि आपके राज्य के नीति से तत्वों के अंतर्गत और कर्तव्य के अंतर्गत हर जगह पे रखा गया है। तो ये था आपका आर्टिकल 21 का, जिसमें ये और ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कि कई बार पूछे गए हैं। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 22 के बारे में, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे अनुच्छेद 20 था, 21 है और वैसे ही 22 है। देखने वाले हैं अनुच्छेद 22 के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। आपको इसकी लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे बात क्या कही जा रही है। एक चीज याद रखिएगा, जो आपका अनुच्छेद 22 है ये अनुच्छेद आपका 21, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। कैसे? अनुच्छेद 21 में जहां पे कहा गया है कि आपके प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, जो अभी हमने आपको लोगों को बताया था, और साथ में कहा था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत ही यहाँ पे विधानमंडल या विधि के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा, यहाँ पे किसी के जीवन के अधिकार को समाप्त किया जाएगा। लेकिन जब उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो वहां पे उसको क्या अधिकार दिए गए हैं मौलिक अधिकार की, उसके साथ क्या क्या नहीं किया जा सकता है, इस बारे में हम लोग अनुच्छेद 22 के बारे में पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे आपको गिरफ्तारी और निरोध के बारे में जो उसका संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद के अंतर्गत, मौलिक अधिकार के अंतर्गत, यहाँ पे हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे जो अनुच्छेद आपका 22 है, यहाँ पे जो हिरासत है, जो गिरफ्तारी है, उसको दो भागों में डिवाइड करके रखा गया है। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला भाग है आपका दंड विषयक और दूसरा है निवारक निरोध। जब लैंग्वेज पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस की या फिर हम लोग पॉलिटी की, तो बहुत ही हमको टिपिकल टाइप की लगती है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लगने लगता है। ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है। तो देखिए दंड विषयक क्या है और निवारक निरोध क्या है। दंड विषयक एक तरीके से सामान्य कानून, जब कोई व्यक्ति कोई गुनाह करता है, कोई क्राइम करता है और ये साबित हो जाता है कि उस व्यक्ति ने ये गुनाह किया है या फिर वो व्यक्ति खुद एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो दंड विषयक हो गया, यानी कि अब उस पर सजा दी जाएगी उसको। लेकिन यहाँ पे भी कुछ शर्तें दी गई हैं कि उस व्यक्ति के पास क्या राइट होंगे। जैसे आपने कोई क्राइम किया तो उसके बाद आपके पास क्या क्या राइट होंगे। तो सबसे पहली चीज है कि अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है किसी चीज के लिए, तो आपके पास ये जानने का अधिकार है कि आपको किस वजह से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी चीज, आपको जो आपका एडवोकेट होते हैं, जो आपके वकील होते हैं, उनसे परामर्श करने का अधिकार होता है आपके पास। साथ में आपको 24 घंटे के अंदर जो आपके जहां पे भी आपको जिस कोतवाली में जहां पे भी गिरफ्तार किया जा रहा है, आपको पास के ही आपके जो भी जज होंगे उस आपके स्थानीय स्तर पे, वहां पे आपको प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है 24 घंटे के अंदर। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर मजिस्ट्रेट ने आपको ये साबित किया है कि आपको 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जाएगा या फिर सजा नहीं है, लेकिन अगर आपको पुलिस कस्टडी में रखती है 24 घंटे से ज्यादा, तो वो आपके पास राइट होगा कि ऐसा पुलिस नहीं कर सकती। देखिए आपको यहाँ पे अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 है, इनके माध्यम से आपको काफी कुछ इन चीजों के बारे में सीखने को मिल रहा है, जो कि हमें पुलिस की कस्टडी में या फिर हम लोग पुलिस के डर की वजह से हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि अपनी नॉलेज नहीं रखते हैं और हम लोग डरते रहते हैं। तो यहाँ से आप लोग इन चीजों को सीख सकते हैं। तो ये जो 4 कॉन्सेप्ट है दंड विषयक के अंतर्गत, इनको याद रखिएगा कि हमारे पास ये जानने का अधिकार है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ में हम अगर गिरफ्तार किए जाते हैं तो हमारे पास ये राइट है कि हम एडवोकेट से, जो वकील होते हैं, उनसे चर्चा कर सकें। साथ में हम लोग 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है और मजिस्ट्रेट के द्वारा जो भी सजा दी जाएगी, अगर वो 24 घंटे से कम की है या तो फिर जो आपका पुलिस कस्टडी में होंगे, तो हमको 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जाएगा। ये दंड विषय के अंतर्गत रखी गई ये बातें। अब हम लोग देखते हैं निवारक निरोध। ये काफी इंपॉर्टेंट, ये निवारक निरोध का कॉन्सेप्ट ये भी है। लेकिन निवारक निरोध क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको आपने कोई ऐसी घटना हुई समाज में जिसकी वजह से लगता है कि आप इस चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर जो आपका पुलिस है उसको ये लगता है कि इस व्यक्ति ने इससे पहले भी इस तरह के काम किया है, तो शक के आधार पे आपको गिरफ्तार किया जाना। यानी कि आपने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन आपको शक के आधार पे कि हाँ कल को ये व्यक्ति इस क्राइम में इन्वॉल्व हो सकता है, आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इसमें यहाँ पे देखा जाता है कई व्यक्तियों का मौलिक अधिकारों का हनन भी होता है, तो वो अलग अलग बात हो जाती है। तो ये होता है आपका निवारक निरोध। अब देखिए यहाँ पे जो निवारक निरोध होगा, आपको जो हिरासत में रखा जाएगा, तो याद रखिएगा कि आपको मैक्सिमम 3 महीने के लिए रखा जाएगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको 3 महीने से ज्यादा आपको हिरासत में आपको 3 महीने से ज्यादा बढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाता है, जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य जो आपके न्यायाधीश होते हैं, उनकी एक कमेटी बनाई जाती है और वहां पर डिसाइड किया जाता है कि ये 3 महीने से कितना ज्यादा आगे बढ़ाना है। फिर आगे दिखा जाता है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है और ये कहा जाता है सलाहकार बोर्ड के बिना ही इसको 2 महीने कर दिया गया। लेकिन वास्तविकता में मैंने कहा ना कि चीजें इंप्लीमेंट कितनी होती हैं, चाहे वो सरकारी योजनाएं हो या फिर हम लोग अपने प्लान जो भी बनाते हैं, किस स्तर पे इंप्लीमेंट करते हैं, और वो भी उस स्तर पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ और 2 की जगह 3 महीने ही हिरासत में रखा जा रहा था। अब देखिए इसके अंतर्गत कुछ कानून है जो कि बहुत ज्यादा एक वक्त हाईलाइट हुए थे, जिस वक्त आतंकवाद का जो प्रसार था वो पूरे विश्व में बढ़ रहा था, भारत में भी बढ़ रहा था। तो वहां पे कई सारे कानून बनाए गए थे कि शक के आधार पे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। उसके अंतर्गत मैंने 3 कानून लिए हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक है मीसा, एक है टाडा और एक है आपका पोटा। ये तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि इस वक्त ये आपकी क्रियाशील नहीं है, लेकिन इनके बारे में जानना महत्वपूर्ण है कि कब आए थे और कब ये समाप्त किए गए। पहला है आपके मीसा, जो कि एक निवारक निरोध है, यानी कि शक के आधार पर गिरफ्तार जो किए गए थे वो निवारक निरोध के अंतर्गत, उन्हीं में से आपका एक मीसा भी एक एक्ट है। ये आंतरिक सुरक्षा अधिनियम है 1971 का, और इसको 1978 में समाप्त कर दिया गया था, यानी कि थोड़े समय के लिए आया था। उस वक्त जो भी आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी उनको रोकने के लिए जो भी इसका कॉन्सेप्ट था वो 1971 में आया था, मीसा का एक्ट। दूसरा है आपका आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण, टाडा। जो आप संजय दत्त को आपने मूवी देखी संजू मूवी, तो वहां पे जो संजय दत्त को गिरफ्तार किया जाता है वो टाडा के आधार पर, शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है।
तो टाडा हो गया जो कि 1985 का है, 1995 में इसको समाप्त कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। और आपका अंतिम है पोटा, यानी कि आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 का, और 2004 में इसको निरस्त कर दिया जाता है, निश्चित कर दिया जाता है। तो ये जितने भी एक्ट हैं, चाहे वो मीसा हो, चाहे टाडा हो, चाहे पोटा हो, ये सब आपके निवारक निरोध के अंतर्गत यानी कि शक के आधार पर गिरफ्तारी के लिए बनाए गए थे और यहाँ पे राज्य की पावर को थोड़ा बढ़ाया गया था। लेकिन ये चीजें आपको जानना महत्वपूर्ण हो जाती है, दंड विषयक भी और निवारक निरोध भी, कि आपके पास क्या राइट है अगर आप गिरफ्तार किए जाते हैं तो आपके पास क्या क्या राइट है, कि इस आधार पे आप लोग कह सकते हैं कि ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो हमने आज अनुच्छेद 21 के बारे में और अनुच्छेद 22 के बारे में विस्तार से जाना है, और आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 23 के बारे में, जहां पे हमने अनुच्छेद समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में बात कर ली थी। अब शोषण के विरुद्ध के अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे।